Hello once again to this particular what we call session, and in this particular session we are going to take up the last topic, which happens to be your concept number 7. Now this deals with simultaneous case of redemption of preference share and buyback of equity shares. तो बड़े इस केस में हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स की भी चर्चा करेंगे और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की भी करेंगे। तो पॉइंट वही है, कंपनी अपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लौटाए या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटाए, जितना भी अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा नॉमिनल वैल्यू के बराबर, उतने से हमारा कैपिटल बेस ऑल्टर हो जाएगा। तो हमने अपने कैपिटल बेस को बेसिकली रेस्टोर करना है। तो जहाँ तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सवाल है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो बस हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी कर रहे हैं और बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है। तो कहता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर 4.2 क्वेश्चन मैंने लिया। क्वेश्चन नंबर 4.2 लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 4.2 सेक्शन 4 का दूसरा क्वेश्चन इससे डील करता है। इस क्वेश्चन में एक तो उसने 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमें दी हुई है 75 करोड़ की, 75 करोड़ की, और इक्विटी शेयर जो हमें दी हुई है वो 25 करोड़ की दी हुई है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है। फिर फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है, करंट एसेट हमें दिए हुए हैं 340 के, और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करके 300 है, और फिक्स्ड एसेट 100 के हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100 है, वो निल है, और इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी 100 लाख में है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ की है। फिर कहता है कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी रिडीम करी जाती है 100% करी जाती है, करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है पूरे 75 करोड़ की कैपिटल हम रिडीम कर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जहां तक सवाल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू जो है वो 75 करोड़ है, रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़। तो 75 करोड़ रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम वापस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। देखो बेटे ऊपर दिया हुआ है 25 करोड़ की हमारी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है। 25 करोड़ का मतलब इतने रुपए, कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं ना, मैं ही भूल जाता हूं। इतने करोड़ रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, और मैं ये भी कह सकता हूं इतने लाख रुपए की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, करेक्ट। अब उसने हमें क्या दिया है? कहता है हमने जो बाई बैक करा है इक्विटी शेयर कैपिटल का, वो उसने हमें लिखा है 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 50 लाख शेयर्स हमने रिडीम करे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब ये 500 लैक्स हो गया। बेटे पहले ध्यान से देखें, 500 लैक्स रुपीस का बाई बैक है। अगर मैं इसको 500 लैक्स को पूरा लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, isn't it or not? तो 500 लैक्स में ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं करोड़ में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 7 जीरो काट दूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि बाई बैक 5 करोड़ रुपए का हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर जो आपका हो रहा है, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो 5 करोड़ का हो रहा है। इसको कहा जा सकता है क्योंकि हमने फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। इजंट इट और नॉट? और जहां तक प्रीमियम का सवाल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो रही है,
लेकिन उसने कहा जो इक्विटी शेयर रिडीम हो रहे हैं एट ₹50 पर शेयर हो रहे हैं, एट ₹50 पर शेयर हो रहे हैं। आप ध्यान से सुने, एट ₹50 पर शेयर का भी मतलब क्या है? पहले तो तुम्हारा जो बाय बैक हो रहा है, तुम्हारा जो शेयर है वो है आपका ₹10 का शेयर है और ₹50 के हिसाब से आप रिडीम कर रहे हैं। 50 लाख शेयर है और प्रीमियम है एक शेयर पे ₹50। लो जी, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, सॉरी प्रीमियम एक शेयर पे ₹40 हो जाएगा बेटे, क्योंकि ₹10 का शेयर ₹50 पर वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब ₹40 प्रीमियम है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 लैक्स। और अगर मैं 2000 लैक्स को पूरा लिखूं, ये 2000 और लैक्स, अब मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे को 7 जीरो हटाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इतने जीरो में हटा दूं तो मैं कह सकता हूं 20 करोड़ का प्रीमियम है। 5 करोड़ की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको 20 करोड़ के प्रीमियम पर हम वापस कर रहे हैं। पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, करेक्ट? तो अब की बार आपने फिगर्स को अब ठीक तरीके से कन्वर्ट कर लिया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो अब आपका कैपिटल बेस कितने से कम हो रहा है? 75 + 5 80 लाख से आपका कैपिटल बेस कम हो रहा है, इस बात को भूलना नहीं है। 80 लाख से, करेक्ट? आगे उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आगे कहता है कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर। फिर कहता है पेमेंट फॉर द अबव वर मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस, और वो कहता है तुम्हारे पास ह्यूज बैंक बैलेंस है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें यही चीज की प्रॉब्लम है। अब मैं एंट्री करूंगा तो मेरी पहली एंट्री जो हो जाएगी, पहली एंट्री मैंने लिख दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट ड्यू, जर्नल एंट्री। चलो मैंने इसको जर्नल एंट्री को भी ऐसे कर दिया 1, ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। पहले मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कर दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 करोड़, अब की बार रुपीस इन करोड़ है और कोई प्रीमियम नहीं है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 75 करोड़ हो गया। अब आपने दूसरी एंट्री करी, दूसरी एंट्री जो हो जाएगी अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये भी अमाउंट ड्यू की एंट्री है, करेक्ट? एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा 5 करोड़ से, लेकिन प्रीमियम ऑन बायबैक आपका कितना है? प्रीमियम ऑन बायबैक है आपका 20 करोड़ टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 25। अब इस प्रीमियम को हम राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री नंबर 2 मैंने यहां पर लिख दी, प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए हमने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बैलेंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका जो बैलेंस है ऑलरेडी वो 25 करोड़ का है, करेक्ट? और हमें चाहिए सिर्फ 20 करोड़ टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट। उसके बाद तीसरी एंट्री जो होती है वो किसी एसेट को बेचने से रिलेटेड होती है। क्या इस क्वेश्चन में हमने किसी एसेट को बेचा है? इस क्वेश्चन में हमने किसी एसेट को नहीं बेचा है। अब हम अपनी वर्किंग करेंगे। हमें 80 लाख 70 + 5 80 लाख को रिप्लेस करना है और हमारे पास जनरल रिजर्व में काफी पैसा है, तो मुझे वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जब मैं करूंगा तो बेटा ध्यान रखना है कि नॉमिनल वैल्यू आपका कैपिटल बेस कम हो रहा है 80 लाख से,
तो आपके रेवेन्यू रिजर्व में बहुत सारा पैसा मौजूद है, 260 है, तो आपने रेवेन्यू रिजर्व से पैसा ले लिया। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व से आपको चाहिए 80, तो 80 आपने ले लिया और आप लिखेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपको कोई फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं पड़ी और अब आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर देंगे। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री जब आप करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आप दे करिए। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में पहले जो आपका बैलेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में बैलेंस है 75 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो है 25 लाख, तो 100 लाख आपके बाहर चले जाएंगे। ये आपकी एंट्री होगी। अगर आप अपनी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो अब पोजीशन क्या है, शेयर कैपिटल, ये जो मैं लिख रहा हूं ये इशूड लिख रहा हूं क्योंकि अब की बार ऑथोराइज भी गिवन है। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 25 करोड़ थे, लेकिन आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम हो गई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 20 का बैलेंस है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 0 हो गई। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में अब आपकी जो शेयर कैपिटल इशूड है वो केवल 20 की है। अब जहां तक सवाल है रिजर्व एंड सरप्लस का, तो बैलेंस शीट में एक तो कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, 15 का 15 ही है। कैपिटल रिजर्व के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस 25 का था, लेकिन आपने यूज कर लिया 20, तो 5 रुपए का बैलेंस अभी भी है। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट में आपका जो बैलेंस था, रेवेन्यू रिजर्व में 260 थे और 260 में से आपने 80 यूज कर लिए, तो 100 एंड कितना बच गया, 80। और उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अब बैलेंस आ जाएगा 80। तो जहां तक रिजर्व्स की पोजीशन का सवाल है, अब रिजर्व्स आपके इतने के हो गए 280। पोजीशन ऑफ रिजर्व इज दिस, लाइक दिस, 20, 200, 280। उसके अलावा फिर आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट तो बल्कि 0 ही है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके, उसमें कोई बैलेंस नहीं है। फिक्स्ड एसेट 100 माइनस 100 उसमें दिए ही हुए हैं। 100 रुपीज़ कॉस्ट है और 100 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन है, तो फिक्स्ड एसेट में नील बैलेंस है। फिक्स्ड एसेट के अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मार्केट वैल्यू 400 की है, 400 करोड़, और आउटर कॉलम में लेकिन 100 लिखा हुआ है। करंट एसेट जो हैं वो आपके 340 के हैं, लेकिन बेटे यहाँ पर आपको ख्याल करना पड़ेगा। वो कहते हैं जो करंट एसेट हैं उसी के अंदर बैंक भी इंक्लूड है, तो जहाँ जहाँ बैंक की एडजस्टमेंट में हुई हैं वो आपको करनी पड़ेगी। पहली एंट्री में कोई बैंक नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, तो बैंक की जो आपने पेमेंट करी है, हम मान के चलेंगे कि करंट एसेट के अंदर जो बैंक का बैलेंस है उसमें से आपने पेमेंट करी है 240। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तो अब सब कुछ ही हो गया, तो इस क्वेश्चन में तो तुम्हें बैंक का नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस जो है वो 20 का है, 20 करोड़। फिगर्स जो है करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस पे बैलेंस 280 है। इस क्वेश्चन में कोई डिवेंचर्स नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई करंट लायबिलिटी गिवन है 40 की। करंट लायबिलिटी जो गिवन है वो 40 की गिवन है, तो 40 आप लिख देंगे।
तो टोटल बैलेंस शीट का जो हो जाएगा 340। तो ये केस था जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर को आपने साइमल्टेनियसली रिडीम करा और बाय बैक करा, करेक्ट। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर उसके बाद बेटे हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 4.4 को देखें तो फिर हमारा काम भी खत्म हो जाएगा, करेक्ट। 4.4 में क्या कहता है, इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। 4.4 इसको नोट करना है। अच्छा चलो 4.4 फिर स्टार्ट कर लेते। 4.4 बच्चे कह रहे हैं कि नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है बेटे। 4.4 तो 4.4 में क्या कहता है? 4.4 में कहता है इक्विटी शेयर 100 लाख की है और 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 20 लाख के, रेवेन्यू रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, कैपिटल रिजर्व भी है, 12% डिवेंचर सिक्योर्ड भी है, करंट लायबिलिटी भी है, नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश बैंक है। कहता है कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की है। तो 20 लाख रुपए की अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो मैं 20 लाख यहां लिख देता हूं, रुपीस लैक्स में कर देते या पूरा ही लिख दे, जैसे मर्जी बोलो, चलो देख लेंगे। अभी तो यहां पर 20 लाख से लिख लो, कोई बात नहीं। और फिर कहते हैं हमने अब की बार इनको प्रीमियम पे वापस करा, तो 10% प्रीमियम का मतलब 2 लाख, करेक्ट। फिर कहता है कि कंपनी ने 3 लाख इक्विटी शेयर खरीदे 10 रुपए वाले, तो इसका मतलब 30 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 10, 30 लाख तो नॉमिनल वैल्यू हो गई। और कहता है कि हमने इनको जो वापस करा एट ₹30 पर शेयर, तो बेटे एक शेयर पे प्रीमियम 20 हो गया। 20 इंटू 3 लाख कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 लाख विल बी इक्वल टू 60 लाख। तो इसका मतलब प्रीमियम विल बी इक्वल टू 60 लाख। पहले तो जैसे ही आपने ये एंट्री करी आप ड्यू एंट्री कर दें। अब की बार ड्यू एंट्री क्या हो जाएगी? अगर मैं लैक्स में ही रखूं फिगर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जब हम प्रीमियम देते हैं तो उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं, 2 लाख। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया 22 lakhs। इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख की, तो 30 lakhs। प्रीमियम ऑन बाईबैक, इक्विटी शेयर होल्डर पे प्रीमियम है 60, तो टोटल 90। पहली 2 एंट्री करने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर कहता है फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 lakhs वर सोल्ड फॉर 25 lakhs। लो जी, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है। अब इन्वेस्टमेंट को बेचने से पहले चलो इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमने 2 लाख का राइट ऑफ करना है। पहले तो देखो बैलेंस कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 लाख का बैलेंस है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 लाख का बैलेंस है। आप एक तो राइट ऑफ करें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 लाख रुपए, और आपने राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक है आपका कितने का है? 60 lakhs का है, 60 lakhs का है, करेक्ट। आपको चाहिए 62, लेकिन आपका जो अमाउंट मौजूद है सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 lakhs है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 60 lakhs मौजूद है और आपको चाहिए 62। तो थोड़ा सा अभी वेट करो, एकदम से रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स को यूटिलाइज मत करो। क्यों मत करो, अभी मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। फिर कहता है, और क्या कहता है? फिर कहता है इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट्स वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्टिंग 2 लाख।
face value rupees 2,20,000. These debentures were cancelled on 1/4/2018. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लाइन हो सकती है, लेकिन चलो पहले मैं इस लाइन को भी बता ही देता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। वो क्या कहता है, ध्यान से सुने। आपकी इन्वेस्टमेंट 120 लाख की लिखी हुई है, करेक्ट। पहले तो ध्यान से देखें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 120 लाख की उसने लिखी हुई है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका जो बैलेंस है 120 लाख उसने लिखा हुआ है। वो कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हैं कुछ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स हैं कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, फेस वैल्यू रुपीज 2,20,000। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो बेटे। जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर खरीदती है, ध्यान से देखें, सपोज कोई डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। कोई डिवेंचर है, उसकी फेस वैल्यू 100 की है, और मैंने इस डिवेंचर को खरीद लिया। अब मैं कंपनी हूं, मैंने ये डिवेंचर इशू करा था और मैंने इस डिवेंचर को खरीद लिया। तो जब मैं डिवेंचर को खरीदूंगा तो मेरी एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लेते हैं कि मैंने डिवेंचर को खरीदा 95 पर, तो 100 लाख का डिवेंचर है, 100 का डिवेंचर है, 95 के हिसाब से मैंने खरीदा, तो मुझे गेन हो गया कैपिटल रिजर्व 5 लाख। समझने की कोशिश करना, जब भी मैं डिवेंचर खरीदूंगा तो मेरी एंट्री तो यही होगी, लेकिन या उसका नेट इफेक्ट यही पड़ेगा, लेकिन मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूं। या तो मैं ये एंट्री कर दूं, या फिर मैं इसकी जगह ये कर सकता हूं। यही एंट्री मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 95 टू बैंक अकाउंट। मैंने अपनी कंपनी के डिवेंचर जितने में खरीदे, अब की बार मैंने ये एंट्री केवल उतने ही अमाउंट से करी और मैंने अभी प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करा। मैंने कहा एक तो ये तरीका मैं एंट्री ऐसे कर सकता था, या एक तरीका ऐसे मैं एंट्री ऐसे कर सकता था। एक तो मैंने ये एंट्री करी और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने एक एंट्री और कर दी। अब मैंने एंट्री क्या लिख दी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, और ये जो अमाउंट है इसको मैंने, अब ये पहले डेबिट था, अब मैंने क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 95, और ये डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है 2, और अब मैंने प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दो एंट्रीज को मिला दूं तो नेट इफेक्ट यही पड़ेगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल रिजर्व। या तो मैं ऐसे कर सकता हूं या मैं ऐसे कर सकता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज इंक्लूड है, यानी कि हम ये एंट्री कर चुके हैं और अब मुझे ये एंट्री करनी है। इज इट क्लियर टू यू? ये एंट्री मैं करूंगा, और जब मैं ये एंट्री करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझिए। एंट्री नंबर 3, इसको मैं बोलूंगा कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। और अब मैं ये वाली एंट्री कर दूंगा। पहले तो मैं देखूंगा फेस वैल्यू कितनी है डिवेंचर की। 10% डिवेंचर की फेस वैल्यू जो है 2,20,000 की। 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,20,000। 2, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 2 लाख के, उनकी जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर की कॉस्ट 2 लाख रुपए की। इज इट क्लियर टू यू?
और जो मुझे प्रॉफिट हो गया वो 20,000 का अब मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा टू कैपिटल रिजर्व। $20,000 समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इस एंट्री के करने का इफेक्ट क्या हुआ? एक तो लायबिलिटी साइड से जो आपके डिवेंचर 12% डिवेंचर आपके नजर आ रहे हैं ना बैलेंस शीट में, 12% डिवेंचर नजर आ रहे हैं। कितने के नजर आ रहे हैं सर? 4 लाख के नजर आ रहे हैं। तो ये जो 4 लाख के डिवेंचर हैं, इसमें से मैं 2,20,000 के डिवेंचर माइनस कर दूंगा। ये बेटे 10% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर है। ये मैंने गलती से 10% लिख दिया, ये 12% डिवेंचर है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2,20,000, तो डिवेंचर डेबिट हो रहा है 2,20,000 से। तो इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट पे जब मैं बनाऊंगा तो 4 लाख माइनस 2,20,000, तो इसका मतलब अब ये फिगर अगर मैं लैक्स में लिख रहा हूं, अगर मैं फिगर्स लैक्स में लिख रहा हूं तो कितनी आ जाएगी? 1,80,000। तो 1.80 लैक्स में 1.80 आ गई। और दूसरा 120 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 2 लाख से, तो 2 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपका जो बैलेंस आ जाएगा 118 आ जाएगा। इस एंट्री को इस तरीके से करेंगे और तुम्हारा कैपिटल रिजर्व, तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस की पोजीशन जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि अब तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व में बैलेंस आ गया 20,000। बिकॉज हम लैक्स में लिख रहे हैं, चलो मैं अभी 20,000 है तो इसको पॉइंट, अरे 20,000 लिख देते हैं, बाद में इकट्ठे कर लेंगे। करेक्ट, समझने के लिए ठीक रहता है। और जी इसमें क्या है, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट बेटे जब हम इसॉप करेंगे एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो तब आपके समझ में आएगा। कहता है कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट ₹20 when the market price was 30. This was included under current liability on 1/4/2018. Employees exercised the option for 50,000 share. बेटे ये जो हिस्सा है ये दरअसल एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से रिलेटेड दे दिया। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो जब हम वाला चैप्टर करेंगे ESOP तो तब मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए इतना काफ़ी है। मैं सिंपल वर्ड्स में हल्का सा इसका कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि याली एंट्री थोड़ा बहुत तुम्हारी समझ में आ जाए। करेक्ट बेटे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक तरीका है अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने का, रोकने का। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जहां लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता है कि बार बार एम्प्लॉयज आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। करेक्ट, तो बार बार इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। और बड़े 1 मिनट के लिए सामने टेक्नीशियंस आ गया, मैं 1 सेकंड के लिए आपसे मिलता हूं। 1 सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, अभी क्लास जारी है, ठीक है? और मेरा एक फोन भी आ रहा है, 2 मिनट का टाइम है।
बड़े मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर वाज एन अर्जेंट कॉल व्हिच आई हैड टू अटेंड। एनीवे, तो बात चल रही थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात चल रही थी। मैं जरा चाय भी ले लूँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आज मौसम बहुत ही खुशगवार है दिल्ली में। मैंने कहा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर तो तब मैं ज़्यादा डीप में बताऊंगा। अब वैसे ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है ये सबसे पहले KR नारायण मूर्ति ने स्टार्ट करा, जो इन्फोसिस के मालिक हैं। क्योंकि क्या हो रहा था, इन्फोसिस से बहुत सारे एम्प्लॉय बार बार निकल रहे थे, तो KR नारायण मूर्ति सोच में पड़ गए कि इनको रोकने के लिए क्या करा जाए। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, तो इसका मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को प्रपाउंड यानी कि पहली बार स्टार्ट करने वाले KR नारायण मूर्ति थे। अब इस प्लान के तहत क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को लालच देते हैं। क्या लालच देते हैं? हम अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि भाई आप अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल टिक जाते हो। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा अगर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल टिक जाओगे, रहोगे, तो 4 साल के ख़त्म होने के बाद हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देंगे। हम अपनी कंपनी के 1000 शेयर बहुत ही कम प्राइस पर आपको दे देंगे। ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझ में आया? जैसे कि इस केस में क्या है, उसने ये तो नहीं दिया कि प्रत्येक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन का मतलब बेटे शेयर कैपिटल। इसको ऑप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉय के पास अधिकार है कि वो इन शेयर को खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता, उसकी मर्जी है, उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन है, लेकिन है ये शेयर कैपिटल। वो कहता है कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर ऑप्शन देने का वादा करा था, यानी कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ये कहा था या कहा होगा इतने इतने टाइम आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहो और इतने टाइम तक आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो हम आपको इतने इक्विटी शेयर देंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे। और जो इक्विटी शेयर हम तुमको देंगे वो कहता है जिनका मार्केट प्राइस 30 रुपए का है। इन शेयर का प्राइस 30 रुपए का है मार्केट प्राइस, लेकिन हम आपको ये शेयर जो देंगे केवल 20 रुपए में दे देंगे, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। एक्सरसाइज प्राइस, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, इतने रुपए की चीज इतने में दी जा रही है, इसका मतलब कंपनी को हर शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से एक तरीके से तुम कह सकते हो नुकसान है। हालांकि हम इसको लॉस नहीं बोलते, इसको खर्चा कहा जाता है। ये मैंने कहा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में आप समझोगे, इसको खर्चा इसलिए कहते हैं और ये लॉस इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कंपनी इस खर्चे को कर करके एम्प्लॉयज से सर्विसेज हासिल कर रही है। 4 साल तक हमने उनकी सर्विसेज तो ले ही ली ना, यानी कि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो आया, तो इसलिए इसको लॉस नहीं कहा जा सकता। एनीवे, अब वो क्या कहता है, कंपनी ने तो कहा था कि हम 1 लाख शेयर देंगे, लेकिन वो कहता है इन 1 लाख में से केवल 50,000 शेयर्स लिए गए। पूरे 1 लाख शेयर नहीं लिए गए, 50,000 शेयर लिए गए। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे इसकी एंट्री करनी है। अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा ये आपको ध्यान में रखना है। लाइए जी, 4th ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड। अब आप इसकी एंट्री करेंगे। 50,000 शेयर आपकी कंपनी के खरीदे गए। 30 रुपए मार्केट प्राइस तो 30 रुपए का है, लेकिन एम्प्लॉयज ने इनको 20 रुपए के हिसाब से खरीदा क्योंकि आपने उनको 20,000 रुपए खरीदने का वादा करा हुआ था 20 रुपए के हिसाब से। 2 शेयर कैपिटल, आप कंपनी हैं, आपकी जो शेयर कैपिटल बाहर जा रही है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है। आपका एक शेयर तो 10 रुपए का ही है ना, 5 लाख। मार्केट प्राइस 30 रुपए का है,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 इन टू 20, क्योंकि मार्केट प्राइस 30 रुपए का है, तो 10 रुपए की चीज जो है मार्केट प्राइस 30 रुपए पर बाहर गई, तो ये आ गया आपका 10 लाख। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहां सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मिला तो हमें केवल 20 रुपए ही है, तो फिर भी आप प्रीमियम 20 रुपए क्यों लिख रहे हो? पहले तो बेटे प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, मार्केट प्राइस 30 का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैं इतना ही लिखूंगा। हाँ, अब मैं कंपनी हूं, मुझे क्या क्या मिला? एक तो मुझे कैश मिला और बदले में मुझे सर्विसेज मिली है, क्योंकि आपको यह लग रहा है कि मिले तो हमें 10 लाख है, तो फिर भी हम प्रीमियम इतना क्यों लिखे? 15 लाख की चीज बाहर गई है और बदले में हमें 15 लाख ही मिले कंपनी को, लेकिन 15 लाख सारे कैश में नहीं मिले हैं, हमें कुछ चीज ऐसी मिली है जो दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन वो मिली है, और जो दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन मिली है उसको हम लिखते कैसे हैं? उसको हम लिखते हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक, ये डिफरेंस आ जाएगा 15 लाख और इसका डिफरेंस 5 लाख, करेक्ट। और ये डिफरेंस आप ऐसे भी कंप्यूट कर सकते थे, 50,000 शेयर है और प्रत्येक शेयर पे कंपनी का जो नुकसान है, मैंने कहा जिसको आप नुकसान समझ रहे हो, दरअसल वो नुकसान नहीं है, वो कंपनी की लायबिलिटी है। और अब इसीलिए उसने लिखा भी है कि ये जो कंपनी ने 1 लाख शेयर देने का वादा करा था, कंपनी ने इसको अपनी करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन बिकॉज कंपनी अब शेयर दे रही है तो कंपनी की लायबिलिटी कम हो गई 5 लाख से, क्योंकि सारे शेयर्स नहीं लिए गए। अगर सारे शेयर ले लिए होते तो 10 लाख से लायबिलिटी कम हो जाती, करेक्ट। तो ये हमारी एंट्री इस केस में होगी। इज इट क्लियर टू यू? बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। और फिर अभी तक हमने जो मेन एंट्री है यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स वगैरह की करी नहीं है, तो इस पे हमारा जो नॉमिनल वैल्यू है वो 50 लाख, तो 50 लाख मुझे चाहिए। 50 लाख देखे जरा रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स में 50 लाख ही मौजूद हैं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स अब आप कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 50 लाख। ओहो, कहीं लैक लिख दिया और कहीं तुमने ये लिख दिया। चलो अब सब जगह लैक्स ही लिख लो बेटे, फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। 20 lakhs, 2 lakhs, 22 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 lakhs, प्रीमियम ऑन बाईबैक 60 lakhs, टोटल अमाउंट 90 lakhs। क्योंकि अब और ये प्रीमियम और रिडम्पशन 2 लाख का था और ये 60 लाख का था, और अब आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। आपके प्रीमियम में अब 62 लाख है बेटे, कैसे? 60 लाख तो पहले से ही मौजूद है और ये प्रीमियम और आ गया या नहीं आ गया, तो इसका मतलब टोटल अब 70 लाख का बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो आप राइट ऑफ कर सकते हैं। फिर आपने ये एंट्री करी, ये एंट्री करी, और रेवेन्यू रिजर्व्स आपने 50 लाख के इस्तेमाल करे 50 lakhs CRR अकाउंट। उसके बाद आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर देंगे। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करने के लिए जगह कहाँ पर है? चलो एक्चुअल पेमेंट की एंट्री अब यहाँ पर कर देते हैं। एक्चुअल पेमेंट, अब मैंने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर दी, तो एक्चुअल पेमेंट जो करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने इतनी पेमेंट करनी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने करनी है 22 lakhs, और इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक को करनी है 90 लाख। तो टोटल पेमेंट आपकी कितनी हो गई? 2 लाख। टोटल पेमेंट आपकी हो गई 112 लाख। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस, ये पिछले क्वेश्चन का है क्या? लाइए जी, अगर आप इसका शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका बैलेंस था 100 लाख का, लो जी 100 लाख का बैलेंस था,
इक्विटी शेयर का बायबैक आपने करा है 30 लाख का, और आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अलावा आपने यहां पर भी कहीं इक्विटी शेयर, बेटे ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, जो आप शेयर इशू करते हैं ऑप्शन के रूप में, वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। तो इसलिए ये 5 लाख से बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका जो बैलेंस आ जाएगा 70 लाख प्लस 5 लाख, टोटल बैलेंस 75 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल में है। उसके अलावा बैलेंस शीट में आपकी 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो कि अब खत्म हो गई है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि 20 लाख डेबिट हो गया। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आपकी 75 लाख आएगी। रेवेन्यू रिजर्व्स, चलो इसी से करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स आपके 50 लाख के थे, अब वो जीरो हो गए, क्योंकि आपने पूरे के पूरे रिजर्व्स इस्तेमाल कर लिए। 50 लाख के रिजर्व्स थे, पूरे 50 लाख आपने इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें कोई पैसा नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 60 लैक्स थे, 60 लैक्स में से आपने पहले तो 10 लाख ऐड करा यहाँ पर जो प्रीमियम आया, और फिर आपने राइट ऑफ कर लिया 62 लैक्स। तो हम कह सकते हैं इसमें बैलेंस 8 लाख का है सिक्योरिटी प्रीमियम में। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व 8 लैक्स। कैपिटल रिजर्व में 8 लैक्स तो पहले से ही हैं, और प्लस 20,000 और आया, तो 8,20,000 इसमें बैलेंस है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 50 लैक्स आ गए। तो इसका मतलब टोटल 66,20,000 का बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में, इजंट इट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, या शेयर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस 75 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद है 12% डिवेंचर 4 लाख, जो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिया बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की जो पोजीशन है वो ये है कि शेयर कैपिटल में 75 लाख का बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका बैलेंस 66,20,000 का है, डिवेंचर्स 1,80,000 के हैं। डिवेंचर्स के बाद फिर करंट लायबिलिटीज आपकी 70 लाख की थी तो सही, लेकिन 70 लाख में से कुछ लायबिलिटी आपकी कम हो गई, क्योंकि यहां पर जो आपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा है, आप ब्रैकेट में करंट लायबिलिटी भी लिखेंगे, करेक्ट? ब्रैकेट में बेटे करंट लायबिलिटी इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अमाउंट करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड था, तो -5 लाख। तो इसमें आपका बैलेंस जो आ जाएगा 65 लाख आ जाएगा। उसके बाद जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 50 लाख के हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी 120 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में, वो तो पिछले क्वेश्चन की थी, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट जो है 120 लाख है। इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क तो नहीं पड़ा था इस क्वेश्चन में, राइट? 2 लाख से इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी, तो 120 लाख माइनस 2 लाख, तो 108 लाख। उसके अलावा करंट एसेट में आपके 142 लाख हैं, 142 लाख का बैलेंस है करंट एसेट में। अब बेटे बैंक पहली एंट्री में तो आया नहीं, दूसरी एंट्री में भी नहीं आया, तीसरी में भी नहीं आया, चौथी एंट्री में बैंक आया है, और बैंक का बैलेंस 10 लाख से बढ़ गया 152 लाख। फिर बैंक नहीं है और आपने पेमेंट करी 112 लाख की, तो बैंक अकाउंट में आपका फाइनल बैलेंस इतना है।
तो इस तरीके से आप इसको करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? तो डेट इज इक्वल टू 152 माइनस 112, डेट इज इक्वल टू 40 lakhs. 40 lakhs. तो बेटे ये है बाय बैक ऑफ शेयर. मैंने हमेशा मेंटेन करा है कि हम इन डेप्थ पेनिट्रेटिव स्टडीज में बिलीव करते हैं, हम डीप और इंसाइटफुल स्टडी में बिलीव करते हैं, हमने सरफेशियल स्टडी नहीं करनी है. हालांकि चैप्टर छोटा होने के बावजूद भी हमने इसको बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा, इन डेप्थ तरीके से करा है. 7 कंपोनेंट्स में बांटते हुए डिफरेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस एक्यूमुलेटेड हैं. नाउ यू आर इन ए पोजीशन टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और स्पेशली जबकि सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं. मुझे उम्मीद है कि चैप्टर आपके एक्सपेक्टेशंस पे आया होगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ. और इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बाय बैक की जितनी भी क्लासेज हैं मैंने आज एक ही दिन में सारी की सारी क्लासेज रिकॉर्ड करी हैं. इनफैक्ट आज 4 या 5 सेशंस हमने रिकॉर्ड करे हैं. तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना काफ़ी है. तो इट्स ए लवली गुड नाइट एंड शुभ रात्रि फ्रॉम हियर इन दिल्ली.